यहाँ तक कि जो मूर्ति तोड़ने वाला सीन था, हाँ हाँ जो चारों तरफ घिरा था, वो कोई एक्टर्स नहीं थे, अच्छा वो वो पब्लिक थी, वो पब्लिक थी और उन्होंने खुद सपोर्ट होकर आगे आ गए। हाँ दे डोंट चार्ज एनीथिंग, दे डोंट आस्क फॉर एनीथिंग, बस वो वहाँ पे रहना चाहते थे। और उसी टाइम मिर्जापुर का ऑडिशन आ चुका था, वो जो मैंने लंबे बाल ये सब में दे चुका था। आई नेवर आस्क्ड द वर्क कि भाई मेरे को काम दिलवाओ, क्योंकि वो बॉन्ड जो है वो अलग है। स्कॉर्पियो में ग्लास नीचे था, तो उन्होंने हाथ निकाला और कम से कम 300-400 लोगों की भीड़, गुड्डू भैया, तो वो चीज देखने लायक। कोलू और गुड्डू की लव हाँ ये लव एंगल बड़ा इंटरेस्टिंग था। तो अब आपको क्या लगता है कि नेक्स्ट सीजन में कैसा जाएगा वो? हो क्या रहा उसने जैसे ही हाथ डाला, उसका हाथ किसी ने पकड़ के खींच लिया। सर आपकी एंट्री कैसे हुई स्पेशल फोर्सेस में? एक्टर बनना नहीं था, हो गए फिर फाइट। जो फाइट ज्यादा इंटेंस हो गई तो उसके बाद मैं घुस गया फाइट पर। हमारी ऑडियंस को बहुत दिनों से वेट था कि कब हमारा फर्स्ट लॉन्ग पॉडकास्ट आएगा, बट मैंने सोचा था कि मैं पहला पॉडकास्ट तभी शूट करूंगा लॉन्ग में जब मुझे कोई ऐसा गेस्ट मिलेगा जिसको लाकर लगे कि यार हाँ हमने कोई पॉडकास्ट बनाया है। सो जो आज हमारे गेस्ट हैं वो मिर्जापुर सीजन 3 के एक्टर, एसएफ के पार्ट रह चुके अपने अर्ली डेज में, स्पेशल फोर्सेस के, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज में भी इंटरेस्टेड हैं और टैटू आर्टिस्ट भी रहे हैं। और ये पॉडकास्ट किसी नॉर्मल एक्टर का पॉडकास्ट नहीं है। अगर आप पॉडकास्ट पूरा देखना तो आपको समझ आएगा कि सर ने दोस्ती के ऊपर डेप्थ बातें की हैं, अपने आर्मी डेज के बारे में बात करी है, अपने उन्होंने जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हैं उसको लेके बड़ा इंटरेस्टिंग इंसिडेंट शेयर किया हुआ है। और कोई जो भी एस्पायरिंग एक्टर्स हैं वो कैसे अपना करियर बना सकते हैं मुंबई में और कैसे वो ग्रो कर सकते हैं, अपने इंसिडेंट शेयर किए हैं अली फैजल के साथ, सेट में क्या क्या हुआ। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये पॉडकास्ट देखना तो पूरा देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आपको मजा आएगा। स्टे ट्यून्ड। सर मिर्जापुर इतनी बड़ी हिट आपने सीरीज में काम किया है, सीजन 3 में आपका इतना इंटरेस्टिंग किरदार था वाल्मीकि का, आपने कैसे ये रोल लैंड किया, कुछ बताएं अपने पहले तो मैं लाइन प्रोडक्शन में था, तो कास्टिंग पे एजेंसी उनकी तरफ से कॉल आया कटहल के लिए। बारे तो कटहल का ऑडिशन मैंने दिया और उसी टाइम उनका फोन आया कि भाई कटहल के लिए आप लॉक हैं, मगर शूट के टाइम आपको लुक चेंज करना है। तो थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट हुई हम दोनों के बीच में। मैंने यार एक सीन के लिए क्यों करूंगा अपना लुक चेंज ये सब। बहरहाल मैं मान गया और उसी टाइम मिर्जापुर का ऑडिशन आ चुका था, वो जो मैंने लंबे बाल ये सब में दे चुका था, और उस टाइम में शॉर्ट लिस्टेड हो चुका था, मगर इतना वो कॉन्फिडेंट नहीं था कि होगा कि नहीं होगा, वो इतना ध्यान नहीं दिया था मैंने। कटहल की शूटिंग मुंबई में हुई और उसके बाद मैं सीधे कास्टिंग बे ऑफिस में गया मिलने के लिए। तो उन्होंने जब लुक चेंज देखा, क्योंकि पूरा क्लीन शेव हो गया था, सब मुस्ताश थी और बाल कट चुके थे, फिर उन्होंने बोला सर एक फाइनल ऑडिशन यहाँ ले लें आपका। मैंने जी लीजिए, और उन्होंने ऑडिशन लिया और आफ्टर 15 डेज बोले कि सर आप फाइनल है और सेकंड लीड है आपका। तब मैं शौक था कि मेरे को सेकंड लीड का भी नहीं पता था, तो इस तरह से मिल गया रोल। में। सर आपके लुक आपने चेंज किया, आपने बताया आपका बाल लंबे थे, कमर तक लंबे थे, ओ माय गॉड, कमर तक लंबे थे, मतलब बाबा वाला स्टाइल है, इसलिए लोग बाबा बाबा बोलते थे, बाबा की तरह रहता था। सर मैंने आपकी आईडी एक्सप्लोर करी तो मुझे पता चला कि आप पहले स्पेशल फोर्सेस में थे। जी, तो सर वहाँ का एक मतलब प्रोफेशनल जो गन कैरी करते हो और यहाँ पे आप एक पुलिस कॉप बने हो, तो उसमें ये जर्नी कैसे ट्रांसफॉर्म हुई, इतनी बड़ी जर्नी आपकी? गन का तो आई लव गन्स ऑब्वियसली। हाँ शूटिंग में इतना दिक्कत नहीं हुई। जब गन डिपार्टमेंट वालों ने मुझे गन दी, दे डोंट नो माय बैकग्राउंड, तो मैंने उठा के लॉक करके ओपन करके सब रखी, तो उन्होंने एक लुक दिया अजीब सा अच्छा कि सर आप इससे पहले क्या करते थे। तो मैंने कहा डोंट वरी भाई, मैं फोर्स में था तो मुझे मालूम है गन कैसे कैरी करते हैं। तो गन होल्डिंग करना बहुत इजी रहा मेरे लिए, क्योंकि गन की आदत थी आपको, वो आप मरते दम तक नहीं भूलोगे, तो इजी था। सर जो आपका मोनोलॉग था, जो आपने वो शिव भगवान के ऊपर एक मोनोलॉग पूरा बोला, फिर उसके बाद आपने 3 लोगों का मर्डर किया सीरीज में, तो उसकी सर आपका मैंने देखा आपका बैकग्राउंड मध्य प्रदेश है और वो जो टिपिकल यूपी गाय जो होते हैं उनका आता है, तो सर इसकी आपने प्रैक्टिस है, ये कैसे लाया आप? देखो मैंने उसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च किया, वो लैंग्वेज पूर्वांचल यूपी मिक्स थे, थोड़ा अवधी ये सब का उसमें था, तो यूट्यूब पे थोड़ा सर्च करा, कुछ उधर से टोन हल्का सा पकड़ा, और उसके बाद घर में प्रैक्टिस करना चालू करी। स्क्रिप्ट आ चुकी थी, 2 से ढाई महीना वो एक स्क्रिप्ट याद करता गया, उस हिसाब से बॉडी लैंग्वेज,
फेस एक्सप्रेशन सब कुछ उसी टाइप से रेडी करता गया। तो 2.5 महीने लगे वो पूरा एक्सेंट ऑब्जर्व करने में। और सर जो ये नाम था कि मैक्सिको चलते हैं, मतलब मिर्जापुर को मैक्सिको करके, ये हाँ किसका आइडिया था? मतलब ये बड़ा ये इंटरेस्टिंग। गुरमीत सर का ही आइडिया। तो डायरेक्टर ओके साहब। हाँ, डायरेक्टर साहब अमेजिंग है, क्योंकि हम्म आप वो जानते हैं, उनको चाहिए क्या है, हम्म और उनको पता है ये एक्टर कहाँ तक जाएगा। उनको एक है, वो बारीक है इस मामले में, भयानक सोच है उनकी। हम्म। वो सोच के निकलवा लेते कि यार ये डालेंगे तो ये इसमें मजा आएगा। अच्छा, ये पहले से मतलब फिक्स हाँ, था कि बोलना फिक्स है। था ये कि गुरमीत सर का आइडिया था। सर आप कास्टिंग में भी आपने काम किया है। कम से कम 13 साल कास्टिंग कोऑर्डिनेटर। ऑलराइट हाँ, जितने भी बड़े कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं, तो थ्रू बाय हमारे पास काम आता था। तो जिसमें RRR, ओह अच्छा राजी, अच्छा। अग्निपथ, विकी डोनर, मद्रास कैफे, और बहुत सारी मूवीज हैं। इन सबके कास्टिंग कोऑर्डिनेटर वर्क कर चुके हैं। सर एज अ कास्टिंग डायरेक्टर या जो उनकी टीम में काम करते हैं, आप लोगों का क्या एक माइंडसेट रहता है किसी को भी कास्ट करने से पहले? जो भी एक्सपायरिंग एक्टर्स हैं, जो बनना चाहते हैं एक्टर और जो इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, उनके लिए आपका क्या एक गाइडेंस है कि क्या ऐसा करें कि वो लोगों को भी रोल मिले और लैंड कर पाए रोल्स को? देखो, पहले तो ये दिमाग से भ्रांति निकाल दें कि आप गुड लुकिंग, हैंडसम, ब्यूटीफुल, सेक्सी हैं तो आपको रोल मिल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। चाहे वो टीवी सीरियल हो और चाहे मूवी हो, वहां पे सबसे पहले मांगेंगे टैलेंट। आपके अंदर वो टैलेंट है कि नहीं। और टैलेंट का मतलब ये नहीं होता कि आप मोबाइल पकड़ के रील बना रहे हैं तो आप टैलेंटेड हैं। नहीं, एक्टिंग सीखना जरूरी है। उसके लिए थिएटर ज्वाइन करें, आप एक्टिंग स्कूल ज्वाइन करें, आप वहां से सीखें, उसके बाद आप ट्राई करें। बेसिक आप समझ लें, फिर आपको राह मिल जाएगी। नहीं तो आप कितने भी ऑडिशन दे लो, नहीं होना क्लियर आपके। थोड़ा नॉलेज होना जरूरी है, क्योंकि लोगों के दिमाग में भ्रांति रहती है कि सर मैंने सेल्फ लर्निंग हो, मैंने सीख लिया। कैसी का मैं सर वो रील्स बनाता हूँ, रील्स, हाँ ये रील्स सर, बनाता हूँ। ये तो सर ये जो रील्स में जो एक्टर्स हैं जो रील में लिपसिंग करते हैं या रील्स में छोटे मोटे रोल्स करते हैं, उन लोगों को बड़ा अपने पे कॉन्फिडेंस रहता है कि वो इस तरह की सीरीज में रोल लैंड कर सकते हैं। नहीं तो उन पे आपका क्या कहना है? भाई, ये बोलते हैं मुगालते में जीना। अच्छा। मुगालते में मत जिए, रियलिस्टिक जिंदगी में ध्यान दें। रियल में ऐसा नहीं होता है, अच्छा। क्योंकि जब कैमरा एक्टिंग की बात होती है वो टोटल डिफरेंस है। 200 लोग आपको देख रहे हैं, सराउंडिंग आप लोगों से घिरे हुए हो, पूरी निगाहें आपके ऊपर, और एक एक पेज के डायलॉग है। वहां लिपसिंग नहीं चलेगी, आपको एक बार भी देना है शॉर्ट होके। रिटेक हुआ तो धीरे 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 रिटेक बढ़ते जाएंगे और वहां से एंगर बढ़ता जाएगा, गाली आएगी आपकी। तो ये इजी नहीं है। सर जो आपका करेक्टर था, जी। उसका जो स्टार्टिंग का मोनोलॉग था, उससे आपके करेक्टर का बैकग्राउंड बड़ा स्ट्रांग लगा था और जी। सीरीज में बड़ा इम्पैक्टफुल था। तो सर आपका जो सीन था अली फजल के साथ, पूरा पूरा जिसमें फाइटिंग सीन था, जिसमें आप ट्रैक कर रहे थे, फिर आपने वो जो सीन था, उसमें आपका क्या एक्सपीरियंस रहा अली फजल के साथ काम करने का? अली फजल वन ऑफ द बेस्ट ह्यूमन बीइंग आई एवर मेट। कि जिनसे अभी तक एक्टर में जिनसे मुलाकात हुई, वो हम्बल है, स्वीट है, मतलब जॉली नेचर का बंदा है। ऐसा कोई एटीट्यूड नहीं है, कुछ नहीं है, सिंपल बंदा है। ऐसा कुछ उसके अंदर ना एटीट्यूड है ना तो कुछ। सर उनके अंदर से ये जो रोल निकलता है गुड्डू पंडित वाला, इतना वो खतरनाक, अपोजिट है बिल्कुल। कॉन्ट्रास्टिंग हाँ, इतना कॉन्ट्रास्टिंग कैसे? वो जो रियल पर्सन में मिला हूं मैं, और हाँ। वो गुड्डू भैया इज टोटली, मतलब डिफरेंस जमीन आसमान है। वो हम्म, ढल जाता है ना, हाँ क्योंकि आप गुड्डू भैया का क्या रुतबा है, मैंने वो देखा था जब हम बनारस में शूट कर रहे थे चौक पे। तो मेरा सीन लगने वाला था, आई वाज सिटिंग ऑन टपरी, वहीं पे बैठना हाँ था मुझे। रिहर्सल के टाइम पे सब अली उसमें आ रहे हैं स्कॉर्पियो में, ग्लास नीचे था, सो उन्होंने हाथ निकाला और कम से कम 300-400 लोगों की भीड़, गुड्डू भैया, गुड्डू भैया। तो वो चीज देखने लायक थी कि लोग इतना चाहते उस कैरेक्टर को। तो गुड्डू बहुत अलग है। गुड्डू और अली दोनों बहुत डिफरेंट कैरेक्टर है। सर जो फिर मिर्जापुर के साथ मेजर जो शूटिंग है वो बनारस में हुई है, हाँ। तो आप लोग वहाँ की जो लोकल लोग हैं उनके साथ कैसे कोऑर्डिनेट करते थे कि मतलब शूट के दौरान आपको जैसे स्मूथ आपको शूट हो पाए? तो बनारस के लोग आपके साथ कंफर्टेबल थे? बहुत कंफर्टेबल थे, अच्छा। क्योंकि उसमें से जो लाइन प्रोडक्शन जो थे वो वहीं के हैं, और एज ए एक्टर भी थे इसी के अंदर। अच्छा। तो काफी कंफर्टेबल, कोई पब्लिक दिक्कत नहीं, सब सपोर्टिव। क्योंकि
वो शायद मिर्जापुर को अपना ही मानते हैं, हाँ अपना, ये अपने घर का है ये। सीरीज है। तो वो उस हिसाब से कोई परेशानी नहीं, कुछ डिस्टर्बेंस नहीं, बल्कि सपोर्ट करके, यहाँ तक कि जो मूर्ति तोड़ने वाला सीन था, हाँ हाँ जो चारों तरफ घेरा था, वो कोई एक्टर्स नहीं थे, अच्छा वो वो नॉर्मल पब्लिक थी, वो पब्लिक थी। और उन्होंने खुद सपोर्ट होकर आगे आ गए। हाँ दे डोंट चार्ज एनीथिंग, दे डोंट आस्क फॉर एनीथिंग, बस वो वहां पे रहना चाहते थे, अच्छा तो हम्म उनके बीच में हुआ था वो शो। और वो थोड़ा ऑथेंटिक लगा भी उस सीन ऑथेंटिक में। लगा वो, हम्म हाँ कि भाई नहीं तो ज्यादातर क्राउड मंगाया जाता है, हम्म, मंगाने की जरूरत नहीं पड़ी, इतने लोग आ गए बनारस के देखने के लोग लिए। बहुत सपोर्टिव बहुत थे। सपोर्टिव, बहुत सपोर्टिव। सो अमेजिंग। सर मतलब पूरा मिर्जापुर एक फेस्टिवल जैसा, एक ना सेलिब्रेशन जैसा एक जी। फीलिंग रहा है। सर आप पंकज त्रिपाठी जी से आपकी क्या मुलाकात रही, क्या एक्सपीरियंस रहा है? शूट के दौरान पंकज भाई से मेरी मुलाकात नहीं हो पाई। पंकज भाई को मैं 2008 में मिला था, ओके जो मेरा पहला प्रोजेक्ट था। हम्म उस दौर में मुलाकात हुई, हेलो हाय हुई थी, क्योंकि उनका मैंने वो गाना देख रहा था, बीड़ी जलाई ले, हाँ हाँ उस टाइम बड़ा फेमस था। हाँ जी तो आई एम ऑलरेडी नो हिम, कि भाई स्टार आदमी, मेरे लिए तो स्टार ही, हाँ क्योंकि जी भाई हाँ मैं जी आई वाज नथिंग। तो मुझे याद है उसमें मैं भी रोल कर रहा था। गर्मी का टाइम था, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही थी, और लंच के बाद सब रेस्ट कर रहे थे, तो सब स्टार्स को तो वैनिटी बन रही, तो मैं कूलर के सामने बैठा हुआ दोपहर में खाना खा रहा था। तो सडनली वो उनकी निगाह पड़ी वैनिटी, लकी क्या कर रहा है, मेरा खाना खा रहा हूँ, तो अंदर बैठ के खा ले। मैंने वैनिटी मैंने बताया था अलाउड नहीं होता ये खाना, अरे तू इधर जा। मैं अंदर गया, खाना साथ में ही, उन्होंने साथ में ही खाया। मैं सुट्टा पीना चाह रहा था, सुट्टा पीने भी दिया मुझे। मतलब कोई नहीं करता, आई डोंट थिंक सो। उनका इतने सारे एक्टर थे, सबने देखा, मगर ही इज द ओनली वन हु इनवाइटेड मी। देन आफ्टर दिस शाम को हम सब बाइक पे घूमे दोनों, बोले चल घुमा यार, तेरा भोपाल घुमा। हम भोपाल में घूमना स्टार्ट किया हमने। तो जब तक वो वहां रहे, हम लोगों ने टाइम स्पेंड किया, वो नंबर शेयर हुए, और आज तक वी टॉक। ही नेवर इग्नोर माई कॉल, कि भाई ये कॉल कर रहा है, पीछे पड़ा है, ये वो। आई नेवर आस्क द वर्क कि भाई मेरे को काम दिलवाओ, क्योंकि वो बॉन्ड जो है वो अलग है, एक दोस्ती वाला, एक रिस्पेक्ट वाला। तो मुंबई आता हूँ तो उनको फोन करता हूँ, दादा हाँ लकी चल मिलते हैं, मुलाकात हो जाती है। जब नेशनल अवार्ड मिला, तो उस टाइम मतलब मुलाकात हुई हमारी, उसके बाद फिर अभी मुलाकात नहीं हो पाई, और मिर्जापुर को उनको बताया भी नहीं था अभी तक मैंने। अच्छा उनको पता नहीं था कि आपका रोल है। अब उनकी बात उठी है, तो जो मिर्जापुर के हार्डकोर फैंस है वो कालीन भैया के बहुत बड़े फैंस हैं। जी। बट उनकी इस बार सीजन 3 से एक शिकायत थी कि कालीन भैया का रोल पूरे सीजन में इतना डाउन क्यों रहा। लास्ट में ऑफ कोर्स उन्होंने तो मतलब मजे दिला दिए पूरी ऑडियंस को जिस तरह से उन्होंने कम बैक करा, बट इसके पीछे क्या क्रिएटिव प्रोसेस है कि उनको इस तरह से डाउन रखा पूरे सीजन में? देखिए, जहां तक मैं समझता हूँ, वो डिपार्टमेंट है गुरमीत सर का, डायरेक्टर और राइटर की थॉट प्रोसेस है। जहां तक मैं ऑब्जर्व कर सकता हूँ, शायद वो सीजन 4 का बिल्टअप है, क्योंकि अब मैं यदि ध्यान से देखता हूँ पूरी सीरीज, तो उस हिसाब से अब नेक्स्ट जो सीरीज रहेगी, वो कालीन भैया वर्सेस ऑल होगी, ओ क्योंकि कालीन भैया के सपोर्ट में अब कोई नहीं है, हाँ अब सब पीछे से खेल रहे हैं। जिसे कर रहे हैं, अब पूरे अपोजिट में आ रहे हैं, पूरी 1 वर्सेस ऑल होगा। तो वो देखने लायक होगा, क्योंकि वो होगा खूंखार वो, क्योंकि उनके पक्ष में तो है ही नहीं कोई अब। तो ये शायद स्ट्रेटजी हो। सर इवन हम एंड में देखते हैं गोलू और गुड्डू की लव हाँ ये लव एंगल बड़ा एंगल एक इंटरेस्टिंग है। था। तो अब आपको क्या लगता है कि नेक्स्ट सीजन में कैसा जाएगा वो? आपको कुछ पता नहीं, मुझे अपनी तो शिल्पा की तलाश है, उनका मुझे नहीं पता कि भाई उनका क्या है, आगे का क्या रहेगा। वो थोड़ा हाँ मेरे लिए तो नया चीज था, हाँ हमारे लिए क्या थोड़ा होने सा वाला है ये तो बताना हाँ बहुत मुश्किल है, आगे क्या होगा। तो मैं आई वाज वंडरिंग इफ आई एम इन द सीजन 4, सो आई एम गोना लुक फॉरवर्ड फॉर माय शिल्पा, मैं उनके कैरेक्टर में क्यों फंसूं। तो सर सीजन 4 अभी राइटिंग फेज में है कि अभी राइटिंग फेज में है? हाँ, तो हम लोग 2-3 साल आई गेस लग सकते हैं बनने में। मेरे ख्याल से नहीं, शायद जल्दी भी हो सकता है, जल्दी लेट्स सी। वो बता नहीं सकते, क्योंकि ये सब तो फिर डायरेक्टर प्रोड्यूसर इन लोगों के हाथ में होता है। सर आपका सीन था उसमें आप बात करते शिल्पा से एंड देन उसके इमीडिएटली बाद आप कट करते हैं, आप फिर से कॉल पर आते हैं, एकदम से आपका टोन चेंज होता है। तो सर इस तरह की आप प्रैक्टिस कैसे करते हैं? आपको कितना टाइम लगता है? सडन हुआ था वो, ओह सडन। क्योंकि डायरेक्टर ने समझा दिया कि ये जो बंदा है, ये वैसा खूब खतरनाक है, और मगर बीवी से डरता है। ठीक है, समझ में आया।
तीसरा, कमिश्नर आपको कॉल कर रहा है। अब मैं मेरा जो बैकग्राउंड रहा है, तो आई अंडरस्टैंड कि भाई ऑफिसर से कैसे बात करते हैं। तो वो तीनों का मिक्स दिमाग में था और उसी टाइम वॉइस मॉड्यूलेशन कर डाली मैंने। लोगों को पसंद आया वो चीज कि वॉइस कैसे अप डाउन कर लिया, एकदम सडन वो गोली मार के आया। शिल्पा, हाँ शिल्पा, हाँ जी सर, जी। तो वो मेरे लिए इजी था, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड रहा है वो जो डर था, थोड़ा सा डर शो करना है बस। हाँ, वो कैरेक्टर बहुत ही रिलेटेबल लगा हाँ। उस टाइम पे कि हाँ हम भी ऐसे ही हाँ। बात करते हैं, एकदम से स्विच आता है। जैसे घर से फोन आया था, घर से अपन फोन आया। दोस्तों से बात करें, मजा आ गया, हाँ जी मम्मा, जी 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 जी, चेंज हो जाता है। तो वो थोड़ा सा क्योंकि वो होता है ना, एक होता है प्रिटेंडिंग कि बनावटी बनना, और एक होता है रियलिस्टिक जो फ्लो फ्लो में कर डालो, जो बनावटी को पकड़ा जाएगा 2 मिनट के अंदर, वो चीज होती है। तो सर आपका इसके अलावा एक्टिंग तो ऑफ कोर्स एक स्टेबल करियर अभी भी नहीं कह सकते हम कि बहुत ज़्यादा स्टेबल करियर है जो आपकी कैटेगरी के एक्टर्स हैं। तो उसके अलावा आप किन-किन चीज़ों में इन्वॉल्व रहते हो ऑन योर डेली बेसिस? मैं मुंह नहीं हूँ, वो नहीं हो अच्छा। मतलब कहीं भी होता घुस जाता हूँ। जैसे मैं आई लव पैरानॉर्मल, अच्छा पैरानॉर्मल। घुस गए तो कहीं सर भी गए। पैरानॉर्मल अच्छा। हाँ, हाँ। भूतिया में बड़ा मजा आता है। तो सर कोई एक्सपीरियंस कोई शेयर करना चाहो? बहुत सारे हैं। आपका फेवरेट सबसे? एक फेवरेट था, मेरी फ्रेंड गई थी हिमालय के आसपास, वो उसकी फ्रेंड, उसने मुझे बताया था बाबा मैं जा रही हूँ। मैंने कहा ठीक है चल, ऑल द बेस्ट, अच्छे से जाना। अब वो आई, इंदौर की थी वो, आई, उसने बताया बाबा मैं आ गई हूँ, वहां पर मिलते हैं। तो मैंने हाँ, और रात को 1 बजे उस फोन करा, वो चीख रही थी, बाबा घर में कुछ है, घर में कुछ है, घर में। मैंने कहा क्या हो गया? तो मैंने रुक, मेरे पास गाड़ी नहीं। मैंने पूछा, मैं ऑटो पकड़ के आ रहा हूँ। पकड़ के पहुंच गया, वो बाहर बैठी घबरा रही। मैंने हुआ क्या? घर में कोई है? मैंने क्या बात कर रही? बोले कि कुछ है बिस्तर के नीचे, कुछ है। मैंने हुआ क्या ये बता। तो उसने बताया कि उसके बाद डबल बेड है, मतलब 2 अलग अलग बेड, उसको ज्वाइन करके पूरा बेड में। तो वो जैसी बेडशीट बिछाया, तो वो बीच वाला हिस्सा बार बार उठ रहा है। ओ उसने फ्लैट करा, फिर उठा, फिर फ्लैट करा इसने, फिर इसने धीरे से, उसने कहा ये हो क्या रहा है? उसने जैसे ही हाथ डाला, उसका हाथ किसी ने पकड़ खींच लिया। मैंने बोला चल ऊपर। बोले मेरी यार, मैंने चल तो सही, चलते देखते। अब मैं थोड़ी हो गया मेरा, मैंने भी नीचे देखा, नीचे झाँक के, कोई नहीं है, तुम इंसान है भाई यहाँ पर। इतने में किचन का गेट बहुत खींच के बंद हुआ, बर्तन गिरे। मैंने कहे हे भागो यहाँ से आओ। तो वो एक इंसिडेंट हुआ। फिर मैंने पूछ करा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो वहां से आई थिंक सम काइंड ऑफ स्टोन उठा के ले आई थी नीचे जो पड़ा हुआ है। तो क्या होता है, व्हेनेवर यू गो ऐसे पीसफुल ऐसी जगह पे जंगल में जाओ, नेवर ब्रिंग एनीथिंग, कुछ लाना नहीं चाहिए। तो उसको जब उसने होली वाटर पूरा छिड़का घर पे, और वो किसी तालाब में डाल दिया, देन आफ्टर दैट क्लीन हो गया वो। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट है। और सर आपका मैंने सुना है टैटू आर्टिस्ट और आपका टैटू हाँ, शॉप भी टैटू है। स्टूडियो है मेरा, आई थिंक 15 ईयर्स हो चुके हैं। अच्छा 15 15 ईयर्स। और मेरा आर्टिस्ट है योगी, अच्छा वो पूरा हैंडल करता है, क्योंकि अब मेरे पास टाइम नहीं रहता। अच्छा। वो ही है पूरा हैंडल करता सर आपने भी कभी टैटूज नहीं बनवाए? है। नहीं, अच्छा आपको टैटूज नहीं बनवाए आपने? टैटू एक स्टोरी है। अच्छा अब वो लोग जो बनवाते हैं वो सब अपने अपने तरीके हैं। कुछ फैशन में बनवाते हैं, कुछ रिलेशन के उसमें बनवाते हैं, किसी के पास कुछ स्टोरी होती है, कुछ मोटिवेशन होता है। मेरे पास नहीं था, मेरा नहीं बनवाया। अब तो सर आपका तो लाइफ ऐसे इंटरेस्टिंग लगता है काफी, तो कुछ तो बनना ही चाहिए वैसे। सर टैटू से पहले आपने बताया आप आर्मी में हो, तो SF। सॉरी एसएफ में थे आप। Yep। तो सर एसएफ में जो डिसिप्लिन या जो भी आपके एक्सपीरियंसेस हैं वो आज की आपकी एक्टिंग में या डेली लाइफ में कितना काम आते हैं? बहुत काम आते हैं, अच्छा बहुत काम। क्योंकि SF जो भी फोर्स है, कोई सी भी फोर्स हो, एक काम आप जरूर सीख जाओगे, डिसिप्लिन। अच्छा बुरा, गलत सही, इंसान की पहचान, इंसान को रीड कर पाना, बॉडी लैंग्वेज, वो बहुत फायदा करती है। सर कोई ऐसा इंसिडेंट आपकी सर्विस के दौरान जो आपको मतलब बहुत याद रहो या हिट करा हो, या आपको आज तक उसके फ्लैशबैक से ऐसा कुछ याद आता हो? उसमें तो बहुत सारे हैं। हम ट्रेनिंग पीरियड में थे, अच्छा। और आई थिंक लास्ट लास्ट था मूवमेंट हमारा। तो जैसे ही लास्ट हमारी फाइनल परेड हुई और छुट्टियां मिलने वाली थी, उसी टाइम हमारा अनाउंस हुआ कि वेस्ट बंगाल देयर इज सम प्रॉब्लम हैपन नियर बाय द बॉर्डर और समथिंग। तो ठीक है, तो भाई जिसको छुट्टी जाना है जाओ, और जिसको यहाँ
दूसरी कंपनी के साथ जाना है, हम भेजना चाह रहे हैं दूसरी बटालियन के साथ। हमारी 23 बटालियन थी, 25 बटालियन के साथ जाना था। तो मैं और कुछ बंदे हमेशा वैसे रहते थे कि चल यार छुट्टी उट्टी बाद में होगी, अपन ये तो देख के आते हैं, इसी बहाने बंगाल घूम लेंगे। अच्छा, बंगाल में। तो हम लोग 50 से 60 लोग बाहर निकल आए। 50-60 ज्यादा ही निकले होते, हम 100 अप्रॉक्स बाहर निकल गए। 25 बटालियन के साथ टाई अप करा, चले गए, ट्रेन से गए, बहुत लंबा सफर, ठीक है, वहां पहुंच गए, बंगाल एक्सप्लोर किया, ड्यूटीज करी, सब बहुत अच्छे लोग, बहुत अच्छे फाइनेस्ट पीपल। अब आते टाइम एक बोगी जो हमें शासन ने दी थी कि एक बोगी, तो उसमें क्या हमारे साथ वाले साहब पूरे घुस गए, मैं पीछे रह गया था। मैं 25 बटालियन के वो उस उम्र वालों के साथ रह गया, दे आर अराउंड 40 प्लस, ओ, तो उनके साथ फंस गया मैं। अच्छा। तो किसी तरह से एक बोले कि एक और बोगी है, वो जनरल जिसको बोलते हैं, तो उन्होंने बोला आप बैठ जाओ, मगर उसमें पब्लिक है, वो एडजस्ट कर लो आप इस तरह से। तो जैसे तैसे बैठा, कुछ लोगों को बोला भाई आप शिफ्ट हो जाओ, कुछ। तो वहां पे 4 से 5 लोग थे जो ड्रंक थे। ओ, तो इतने ड्रंक नहीं थे कि ना समझ में आया। जब मैंने उतरो 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 उतरो, तो कहीं ना कहीं वो उलझ गए। अच्छा। वो जो एक दूसरे 25 उड़ाने वाले उससे उलझ गए थे। तो उसने धमकाया हमको, चल उतार दिया। ट्रेन जैसी चलने हुई वो चढ़ गए, चलते 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 वो वहां पे टॉयलेट के लिए गया हुआ, जैसे ही वो हमारा साथ वाला, उसके ऊपर अटैक कर दिया उन्होंने, अच्छा, जो नशा बाथरूम के था। वहां। ओ, 5 लोग मारना चालू करा वो। तो मैं भी पूछ गया। सर आप लोग सिविलियन ड्रेस में थे कि आर्मी की ड्रेस में थे? उसी ड्रेस में थे हम लोग, अच्छा। एसएफ की ड्रेस में, पूरे ड्रेस में थे, तब भी उलझ रहे थे वो। उनके पास पेटी भी थी, एंड आई डोंट नो व्हाट्स इनसाइड द पेटी और व्हाट। तो मैं आया, दौड़ा दौड़ा दौड़ा, मैंने हाथापाई चालू करी। अच्छा। तो इतने में हमारे एक 3 स्टार वो थे कंपनी कमांडर, वो आए, अलग करा, तुमको बैठना था, ढंग से बैठो यहाँ पर, टॉयलेट में बैठो, हिलना मत, सीट तो खाली थी। चलो साहब ठीक है, अब कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। अब वापस वो तो हो गया, 2-3 घंटे टॉयलेट में गया होगा, फिर कुछ हुआ, हो गए फिर फाइट। जब फाइट ज्यादा इंटेंस हो गई तो उसके बाद मैं घुस गया फाइट में, और उसी टाइम बचाव के लिए आ गए हमारे एसआई, इज अराउंड 55 प्लस। तो उस बीच बचाव ने, उनकी वर्दी तो फटी, मगर साथ में वो गन लेने के लिए आगे बढ़ गया। अच्छा। जो सामने वो 5 बंदे थे। अब जैसे ही वो आगे बढ़े तो समझ गया मैंने कि गड़बड़ हो जाएगी, तो मैंने एसआई को धक्का दिया और उन सबको लेके बाथरूम की तरफ घुस गया। अब ज्यादा खतरनाक फाइट हुई। हमारे शूज होते थे वो नेल्स वाले। अच्छा। उसी से अटैक चालू, पंच अटैक किक सब कुछ। जब 5 गिर पड़े, पस्त हो गए, ठंडे पड़ गए। अच्छा। फिर उनको आगे जब जीआरपी थाने जो आते हैं उनमें फिर उनको अरेस्ट करवाया, सब कुछ। फिर जांच पड़ताल की, तो पेटी में भी सामान वामान निकला था कुछ। अच्छा। तो वो एक ऐसा इंसिडेंट था कि जहां पे हिला के रख दिया था मुझे, क्योंकि 1 वर्सेस 5 हो गया था। सर आपकी एंट्री कैसे हुई स्पेशल फोर्सेस में? एक्चुअली मेरे फादर थे, ही वाज अ डॉक्टर इन डॉग स्क्वाड। वो 23rd बटालियन में ही थे। तो उनकी ड्यूटी पे ऑन ड्यूटी डेथ हुई थी, और मेरी मम्मा उसी टाइम जॉब करती थी गवर्नमेंट मेडिकल उसमें, गवर्नमेंट मेडिकल डिपार्टमेंट में एज ए नर्स। तो जब मैं 3-4 साल का था तब फादर की डेथ हो गई थी। तो उस टाइम मम्मी को पता नहीं था कि डेथ होने के बाद भी बच्चे को उनकी जगह अनुकंपा नियुक्ति मिल सकती है। तो काफी साल बाद जब पता लगा, तब उन्होंने ट्राई करना चालू किया। तो काफी, कम से कम 5-6 साल 7 साल लग गए थे उनको ये फाइट लड़ते रहते। तब जाके 14 साल की उम्र में वो ऑफर आया कि हाँ भेज सकते हैं। 14 साल के 14 साल की उम्र में। अब उसमें ये था, ये आधा टाइम ड्यूटी करेगा और अपना आधे टाइम में पढ़ाई पूरी करेगा। तो उस टाइम ज्वाइन किया था मैंने। आपने पूरी सर्विस कितने टाइम तक चली थी आपकी? 9 years। years। तो आपने सर फिर खुद छोड़ा कि आपकी सर्विस एंड हो गई थी? नहीं, मैंने छोड़ दिया था। ऐसा क्या रीजन था उसके कुछ पीछे? मेरा कुछ थॉट प्रोसेस अलग हो रहे थे, अच्छा। मुझे कुछ और भी करना था। अच्छा। उस चक्कर में तो टोटल लाइफ चेंज कर ली। मतलब जो मैं पहले था वो नहीं रहा। ओह। थोड़ा आर्ट की तरफ रुख ज्यादा तो सर हो ये गया। एक्टिंग के लिए आपको किसने इंस्पायर किया? थिएटर्स, एक्टिंग, ये कि कोई इंस्पिरेशन जिसको देख कोई के नहीं आप था। आए? कोई नहीं, मतलब। एक्टर बनना नहीं था। अच्छा। पहले एक्टर बनना ही नहीं था। अच्छा।
हाँ, तो 2005-6 में अप्रॉक्सिमेटली हम वो जैसा आजकल जो बच्चे घूम रहे हैं ना, ब्लफ्स वाली जिंदगी, अच्छा। है ना, कि भाई ख्वाबों में जी रहे हैं, तो हम ख्वाब में जीना चालू कर देता 2005-6 में। अच्छा। हम मुंबई चले गए, अच्छा, मुंबई चले गए। मुंबई चले गए कि भाई एक्टर बनेंगे, मैं और मेरा एक दोस्त है, हम दोनों चले गए। तो वहां जाने के बाद स्ट्रगल करा, स्ट्रगल तो क्या करा, मतलब बेवकूफ बन रहे, टाइम काट रहे थे, कुछ नहीं कर रहे थे हम लोग। इस ऑफिस से इस ऑफिस गए, लोगों से मिल रहे हैं, अच्छे कॉन्टेक्ट्स भी थे, सब मिले। मगर ओवरऑल वहां पे समझ में आया भाई, जब तक तुम्हें एक्टिंग नहीं आती है तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारा लुक्स धरा का धरा है, कितने अच्छे लग रहे हो आप, हाँ। पर्सनैलिटी कैसी भी हो, आपका एक्टिंग ही नहीं है तो आपको क्यों काम देंगे वो। फिर वहां से लौट के आ गया। अच्छा। वहां से लौटने के बाद फिर कुछ टाइम बाद वेट करने के बाद फिर थिएटर ज्वाइन किया मैंने। और थिएटर ज्वाइन करने के बाद थोड़ा थोड़ा क्या दुनिया उलट पलट हो जाती है, अच्छा। सोच चेंज हो जाती है। क्योंकि आप अगर कुछ सीखना है तो अपनी उम्र से बड़ों के साथ बैठो, सही बात है। क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस है, वो आपसे शेयर करेंगे। मैं उन लोगों के साथ बैठता था जो ऑलरेडी 60s में, 70s में, 40s में, 50s में, मैं उनके साथ सब बैठ के सुनता था उनकी बातें रिगार्डिंग थिएटर, एक्टिंग, आर्ट, किस्से, कहानियां। और कान खुले रखो, अपना मुंह बंद करके सिर्फ कान खुले रखो, सिर्फ सुनते रहो उनकी बातें, तो सीखने को वैसे ही बहुत मिल जाएगा। प्रॉब्लम यही है, लोग बाग सुनना नहीं चाहते, बोलना पहले चाहते हैं, ये प्रॉब्लम है। तो यहाँ से एक्टिंग का कीड़ा तब लग गया था, बनना है कुछ। सर, थिएटर एक्टिंग में और जो आपकी ओटीटी या मूवीज में एक्टिंग होती है, इसमें कितना डिफरेंस होता है, पूरा प्रोडक्शन वाइज और बोलने में, एक्टिंग में, सब हर चीज में कितना फर्क है? देखो बहुत फर्क है। फर्क तो बहुत है। थिएटर में जो एक्टिंग होती है, आप शो कर रहे हो, वो वन टेक है, घंटे का। कोई रिटेक नहीं है। लाइव ऑडियंस बैठी हुई है आपकी, सब परफॉर्म करना है, कहीं पे माइक है, कहीं पे नहीं है, आपको आपका फुटमार्क बड़ा ध्यान रख के चलना है उधर, है ना, आपके क्लू परफेक्ट जाने चाहिए, क्योंकि सामने वाले को तभी मिलेगा। बहुत सारी चीजें हैं। और ऑफ कोर्स आप थिएटर का जो ज्ञान है वो आप जाके हिंदी सिनेमा में यूज कर रहे हैं, मूवी में यूज कर रहे हैं, चाहे ओटीटी में यूज कर रहे हैं, वहां भी यूजफुल तो है। बस ये है कि वहां पर टेक हो सकता है, ये डिफरेंस है बस। तो सर, एज एन आउटसाइडर, जब आपके कोई कनेक्शन नहीं थे इस इंडस्ट्री में, तो तब कितना मुश्किल रहा आपके लिए एंटर करना? जैसे सबके लिए होता है, ऑडिशन। ऑडिशन? सिर्फ ऑडिशन दो, आपका टैलेंट है तो आप घुस जाओगे। ऐसा नहीं है कि आप आउटसाइडर हो तो आपको ज्यादा ही पापड़ बेलने पड़ते हैं। जो सबके लिए होता है वो आपके लिए है, कि भाई आपका टैलेंट है, बस आपको पता चल गया कि भाई ऑडिशन है, यहाँ पर है, आपका एज ग्रुप है, आप डालिए। जब आपसे ऑडिशन मांगा जाएगा, आप ऑडिशन भेजिए, उनको पसंद आएगा तो वो आपको कॉल करके बताएंगे ही बताएंगे। तो इतना डिफिकल्ट नहीं मानता मैं, क्योंकि आई एम आउटसाइडर। तो क्योंकि पहले से तो मैं काफी कास्टिंग डायरेक्टर को जानता था, कितनी ऐसी मूवी है जिसमें फिट था मैं, मगर नहीं था। जैसे मैं जोगी मलंग सर के साथ काफी सालों से अभी भी कनेक्टेड हूँ। केसरी फिल्म आई, क्यों अफगानी का रोल में परफेक्ट नहीं था। मद्रास कैफे था परफेक्ट, मगर भाई जब नहीं है, मेरे साहब का रोल नहीं है, या मैं फिट ही नहीं बैठता, तो इसलिए नहीं लिया। तो मेरे कनेक्शन थे, मगर यूज नहीं हो पाए कभी भी। तो सर, लाइक एक नेपोटिज्म वाला बड़ा कॉन्सेप्ट है कि जल्दी पुश हो जाते हैं, और मेरा पर्सनली मानना तो ये है कि ना, कोई और इंडस्ट्री में चल सकता है, पर एक्टिंग में एक दो रोल कोई लैंड कर सकता है, बट असली डिपेंडेंसी ऑडियंस पे ही होती है। अगर ऑडियंस पसंद करेगी, चाहे कितने बड़े एक्टर को, रणबीर कपूर एग्जाम्पल है, रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, ये भले इनको स्टार्टिंग का ब्रेक इजीली मिला हो, बट इन लोगों ने खुद की एक ऑडियंस बनाई, खुद एक ब्रेक किया हुआ है। परफेक्ट। बट सर, आप जैसे एक्टर्स, जो आपकी कैटेगरी के एक्टर्स हैं, इनके लिए नेटवर्क कनेक्शन या दोस्ती के डायनेमिक्स कितना हेल्प करते हैं रोल को लैंड करने में? देखिए, प्रोफेशनलिज्म अलग है, दोस्ती अलग है। मैं पंकज भाई को जानता हूँ, मगर उनसे फेवर थोड़ी ना मांग सकता हूँ। सही बात है कि पंकज भाई रोल दिलवा दीजिए, मेरे को बोलने में ही अजीब सा लगेगा, ठीक है, क्योंकि दोस्ती है वो, अब उनसे वो रोल नहीं मांगता। और एक्टर रोल नहीं दिलवा सकते, रिकमेंड जरूर कर सकते हैं कि देख लेना है। अगर मैं टैलेंटेड हूं तो वो अपना टाइम, और टाइम क्यों वेस्ट करेंगे बताने में भी कि भाई ये है, फलाना ये है। तो नेपोटिज्म ये तो मेरे को समझ में नहीं आते वर्ड्स, ठीक है ना, आउटसाइडर हो, फलाना हो, ये मैं ये बोलता हूँ कि भाई तुषार कपूर, लेट्स एग्जांपल, तुषार कपूर को लॉन्च किया गया, ठीक है,
ऑडियंस ने जहां जहां एक्सेप्ट करना तो उनको करा, गोलमाल में करा, है ना, गोल मूवी फनी कॉमेडी मूवी में बहुत बहुत परफेक्ट, जहां पे नहीं करना तो उन्होंने नहीं नहीं करा, करा, सही बात है। ठीक है ना। अब वो खुद दूसरे के प्रोजेक्ट में थोड़ी ना घुस जाते हैं, वो भी एक ऑडिशन दे के ही आते हैं, बिना ऑडिशन के कोई नहीं रखता। सही बात है। और आप फिर उसके बाद पब्लिक के ऊपर डिपेंड करता है कितना पसंद कर रहे हैं उसको, नहीं पसंद करेंगे तो आप हटा देंगे। सर मेरे क्वेश्चन और था कि जैसे ओटीटी में जैसे हम फीस सुनते हैं एक्टर्स की, रणबीर कपूर, सलमान खान, शाहरुख जी। खान, 50 करोड़, 60 करोड़, 70 करोड़, जो ओटीटी के ए लिस्ट एक्टर्स हैं, क्या इनका भी फी ब्रैकेट इस रेंज में आता है? मेरे ख्याल से डिपेंड करता है कि आप कितने सीनियर भी हो, कितने फाइनेंस एक्टर भी हो, कितने पुराने हो, वो सब डिपेंड करेगा। मगर हाँ, इतना तो नहीं होता गा, मगर अच्छा खासा होता है, अच्छा, क्योंकि अब तो ओटीटी पे सभी तो आ रहे हैं, सही बात है। सभी बड़े बड़े एक्टर भी काम कर रहे हैं, तो फीस तो अच्छे खासी है सबकी। सर मतलब ये ब्रैकेट सेट कैसे होता है कि नेगोशिएशंस कैसे होती हैं कि मतलब आपका, मैंने सुना है कि फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा होता है कि वो आपको पहले से इतना देते हैं कि आपको फिर वो नेगोशिएट बहुत रेयर ही होता है कि उनको पता होता है कि आपकी क्या वैल्यू, आपका क्या ब्रांड वैल्यू है, मार्केट क्या है आपका। तो इसमें ओटीटी में क्या इसका डायनेमिक्स है इसके लेके आई किसी? थिंक सेम ही है, अच्छा, सेम ही है। जैसे उनको वहां पे मतलब जैसे थिएटर में जो भी उनकी मूवीज है, मूवीज और ओटीटी की मूवीज में डिफरेंस फीस इसमें मेरे ख्याल से ज्यादा है भी नहीं, सेम है। जैसे वहां ट्रीट हो रहा है यहाँ पे भी ट्रीट हो रहा है, तो फीस इसमें तो मेरे ख्याल से नहीं होगा। वो टोटल यार सब, ये सब बड़े फाइनेंशियल लेवल की बात भी है, हमारे पल्ले पे तो नहीं आने वाली, क्योंकि अपन उस लेवल पे भी है भी नहीं, तो अपन अच्छा, क्या बात करेंगे उसमें। सही बात है। तो सर जैसे एक्टर्स की लाइफ होती है, काफी अप्स एंड डाउन्स रहते हैं, सेटबैक्स आते हैं, काफी कुछ होता है, तो सर आपकी मोटिवेशन क्या रही है? मोटिवेशन अपने अंदर सुकून देखना, सुकून अंदर होना चाहिए। अपने आप से भी बातें कर सकते हो आप, जो चीज आपको अच्छी लगती है। आई लव कुकिंग, मैं थोड़ा सा भी हल्का सा डाउन फील करता हूँ, आई स्टार्ट कुकिंग। थोड़ा सा फील होता है तो कुछ खास दोस्त हैं उनसे बतिया लेता हूँ, बस यही है। ज्यादा ये नहीं है कि पहाड़ों पे जाके बैठ जाऊं, जो अवेलेबल है वो उसी में आई थिंक मैं रिलैक्स रहता हूँ। और जब आप जैसे आउटसाइडर हो बोला आपने ना, और जब आपकी दुनिया एक दुनिया बहुत बड़ी दुनिया से अलग अलग उठ के आए हो आप, घाट घाट का पानी पी के आए हो, तो मेरे ख्याल से ये छोटी मोटी चीजें आपको हार्म नहीं कर सकती। आप ऑलरेडी मोटिवेटेड हो, क्योंकि आपने घाट घाट का पानी पी लिया है ना? सर ऐसे मतलब आपको क्या लगता है, दोस्त आपके तो बहुत कनेक्शन होंगे, मतलब कैसे होने चाहिए दोस्त? कुछ होने चाहिए, बहुत होने चाहिए, सबसे बना के रखने चाहिए? दोस्त होने चाहिए, मगर वो पहली बात तो दोस्त का मतलब ये नहीं होता गिव एंड टेक। दोस्त का मतलब होता है वक्त, जो आपको वक्त दे सके, आपकी सुन सके, आप कुछ कह सको, कुछ शेयर कर सको, और वो जिंदा दिली से सुने। आप जरूरी नहीं है डेली बात करो, मगर जब भी बात करो वो कम से कम आपको वक्त तो दे सके। और एक पॉजिटिव वाइब भी आती है। इंसान आपसे हमेशा मतलब के लिए तो फोन नहीं कर रहा, क्योंकि जिसको बोलते हैं बिना मतलब, जिसमें मतलब है वो दोस्ती नहीं है, जिसमें मतलब नहीं है वो दोस्ती है, सिंपल है। ठीक है सर, मैं क्या देख रहा हूँ कि आजकल ना आज के यंगस्टर्स सब, या इवन जो ओल्ड एज के लोग हैं, जो क्लासिक थिएटर लवर या सिनेमा लवर थे, सब अब ओटीटी पे शिफ्ट हो गए हैं और अब थिएटर में भीड़ जाना बहुत ही कम हो गई है। सर इस पे आपका क्या टेक है? और देखो, एक एनिमल मूवी आई, जो थिएटर लवर हैं वो थिएटर जाना छोड़ेंगे ही नहीं, बस ये उस लेवल पर मूवी होनी चाहिए। स्त्री आई, स्त्री 2, पूरी भीड़ घुस गई, क्यों? क्योंकि उस टाइप का कंटेंट था, तो लोग गए। और जो इजी वाले हैं, जिनको बिल्कुल ही मतलब घर में बैठ के आराम से सुकून से देखना है, तो ओटीटी पे देखते हैं, वेट करते हैं कि जब आएगी। थिएटर के जो लवर है उनको तोड़ना मुश्किल है, बस वो वेट करते हैं सही मूवी का, सही कंटेंट का, बस। मगर जाना है उनको, देखना है, तो वो तो अलग है यार, उसको तोड़ा नहीं जा सकता। पूरा एक्सपीरियंस की बात रहती है, हाँ, वहां जाके वो, क्योंकि वहां जैसे एनिमल, साउंड, म्यूजिक, एक्शन, अब ओटीटी पे, मोबाइल पे और लैपटॉप पे और वो टीवी की experience स्क्रीन पे नहीं। कैसे आएगा? थिएटर में बैठ के आप है ना, आप सुन रहे हैं, फील कर रहे हैं, बड़ा स्क्रीन देख रहे हैं, तो वो एक अलग माहौल है। अब जिस स्त्री 2, वीएफएक्स और क्या हॉरर कॉमेडी मिक्सअप,
सीट से उछलना, वो हाँ एक्सपीरियंस वो एक अलग होता है। अब घर में अकेले बैठे हुए आप अपने लोअर टी शर्ट बैठे हुए देख रहे हैं, खुद ही हंस लिया कोई आपके साथ शेयर करने वाला भी नहीं है। देख लिया, हाँ हाँ ठीक है, फिर आपने पॉज करा, चले गए, कुछ खा पी के फिर आए, फ्लो टूट जाता है। हाँ वहां तो कंटिन्यूसली आप देखो एक फ्लो बना हुआ है, तो वो हम्म डिफरेंस आता है। डिफरेंस है। सर आपने एनिमल की बात करी, जैसे मिर्जापुर भी है, तो इसमें हम देखते हैं बहुत सारा एडल्ट कंटेंट है, सेक्सुअल सीन्स है हमारे पास, वायलेंस बहुत है। तो सर आपको क्या लगता है कि क्या इन सब चीजों से बहुत लोग मानते हैं कि इससे एनकरेज होता है क्राइम? तो अगर एनिमल और मिर्जापुर वायलेंस से लोग इंकरेज होते हैं या सीखते हैं, तो आई थिंक रंग दे बसंती, 12 फेल और पैडमैन, इन सब से भी शायद लेसन्स मिल सकता है, मगर लोग नहीं यूज करते हैं। तो फिल्मों से और ओटीटी से, मिर्जापुर, वेब से किसी से कुछ नहीं सीखता इंसान, है ना, क्योंकि इतना पागल कोई नहीं है। यदि सीखना तो फिर अच्छी फिल्मों से सीख लो ना, बिना वायलेंस वाली। तो ऐसा कुछ कहने की बात है, कोई इंकरेजमेंट नहीं मिलती। सर सीजन 3 में आपका जो रोल था स्टार्ट बड़ा स्ट्रांग हुआ था और एंडिंग उसकी काफी मतलब एक कह सकते हैं कि डाउटफुल हुई कि मतलब गुड्डू पंडित ने आपके हाथ में बंदूक रख के आप पे वो पूरा केस का इल्जाम लगा दिया। तो अब आपका कैरेक्टर बिल्डिंग क्या हो सकती है, क्योंकि हमने नोटिस किया प्रीवियस सीजन्स में कि कैरेक्टर बिल्डिंग करते हैं, जैसे रति शंकर के बेटे का कैरेक्टर बिल्डिंग हुआ था फर्स्ट सीजन का, फिर इतना बड़ा रोल सेकंड सीजन में पूरा, जी सीजन 3 तो पूरा उनका रिवॉल्व हुआ अराउंड उनके। जी और आपका भी लग रहा है कि क्योंकि आपका कैरेक्टर बड़ा स्ट्रांग था और उसको इस तरह से फंसाया गया, तो अब आपका क्या लग रहा है कि सीजन 4 में अब आपका क्या रोल हो सकता है, कि आपको कितना खुद क्या लग रहा है कि आप क्या कर सकते हो सीजन 4 में, क्या इम्पैक्ट है आपका? भाई, मेरे सोचने में तो मैं तो चाहूंगा पूरा सीजन 4 मेरे पे हो, मगर ऐसा होता नहीं ना। अच्छा टोटल डिपेंड करेगा राइटर गुरमीत सर, इन लोगों के ऊपर, क्योंकि अच्छा उसके बारे में सोच भी नहीं सकता जो अभी है ही नहीं। अच्छा तो अभी सोच के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उनके ऊपर डिपेंड करेगा कैरेक्टर बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा, मतलब जिंदा है या नहीं है, वो सब टोटल उनके ऊपर डिपेंड करेगा। तो अभी तो सोचना भी महापाप है, अभी मत सोचो। मतलब मिर्जा पूरा भी राइटिंग फेज में, Writing phase अभी वो क्रिएटिव बातें चल रही हाँ हैं हाँ शायद। हाँ सर आपने पहले स्पेशल फोर्सेस में काम किया, जी आपका टैटू का काम रहा है, पैरानॉर्मल एक्टिविटी में आप रहते हैं, एक्टिंग का आपका करियर है। सर आप अपने आप को अब 10 साल बाद में भी कहाँ पर देखते मैं कहाँ देखता हूँ, मैं एक सुकून देखना चाहता हूँ और सुकून में रहना चाहता हूँ, दोस्तों के साथ, हैं? उन्होंने साथ, वही टपरी पे चाय पीना, वही दोस्तों के ढाबे पे बैठना, क्योंकि दोस्त मेरे जिंदगी में बहुत बड़ा पार्ट रहे हैं। क्योंकि एक तो मेरी माँ का जो स्ट्रगल रहा है, भाई का सपोर्ट रहा है, उसके बाद फिर आते हैं दोस्त मेरे, तो वो जो चीज है ना, मैं आज तक मिस करता हूँ। और मेरे ख्याल से 10 साल बाद भी उन्हीं के साथ मैं होना चाहता हूँ, क्योंकि दुनिया में हर चीज बदल जाती है, दोस्त भी बदल जाते हैं, मगर कुछ एक दोस्त है वो हमेशा साथ में रहते हैं। क्योंकि मैंने अपने दोस्तों को कुछ खोया भी है। हमारे 5-6 लोगों का ग्रुप हुआ करता था, जिसमें से गुड्डू, अमित, मकसूद, मजहर, हैरी, जिसमें से 2 दोस्त मेरे, जिसमें से मकसूद मेरे साथ एक एक्सीडेंट में मारा गया, तो आई फील मतलब वो मेरे लिए शॉक था। फिर दूसरा 6-7 साल बाद उसकी डेथ हो गई एक्सीडेंट में। तो ये सब जो हादसे थे जिंदगी का, वो जिंदगी है, आगे बढ़ना है, तो सुकून दोस्तों में ही है। उस टाइम के दोस्त अलग थे, अब के दोस्त अलग है, तो अब के 2 दोस्त हैं, मैं उन्हीं के साथ देखता हूँ, ज्यादा नहीं है, कुछ वो है, वही सुकून है। 10 साल बाद भी उधर ही पाओ अपने आप को, ना ज्यादा उड़ो, जमीन पे पांव रख के चलो। और सर आपका प्रोफेशनल करियर तो जो पीक पे चल रहा है और आगे अब पूरा ट्राई कर रहे हो कि आप उसमें भी लाइन हाँ हाँ, मैं ट्राई जरूर कर रहा हूँ, अभी भी ऑडिशंस कुछ आते हैं, मैं भेजता हूँ, और यहाँ तक कि मैं खुद ही मैसेजेस भेजता हूँ, मेरे पास कुछ भी आता है कि मैंने सर मैंने ये वर्क किया है, इज देयर एनी पॉसिबिलिटी, मेरे लिए कुछ काम है, क्योंकि आपको काम मांगना है ना, आप तो अभी भी स्ट्रगलर हो, ऐसा नहीं। और अगर आप कुछ अच्छा सा आपने रोल कर ही लिया वाल्मीकि, उसके बाद भी आपको ऑडिशन भी देना ही है, आपने कितना अच्छा प्ले कर दिया। कटथ्रोट कंपटीशन है इंडस्ट्री में। हाँ, कंपटीशन है। सर बहुत मजा आया आपके साथ बात करके इतनी देर, एंड सर ऑल द बेस्ट टू यू फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स, आप जो भी करें उसमें सक्सेसफुल हो, एंड हम चाहेंगे कि आपको और देखें मिर्जापुर में, हमारी यही। सर हमारा भी पहला लॉन्ग पॉडकास्ट था, अभी तक हम शॉर्ट्स एंड रील्स बनाते हैं, हमारी जो ऑडियंस है उनको हमारी शॉर्ट एंड रील्स काफी पसंद आई, काफी अच्छे रिस्पॉन्सेज आए, और मेरा हमेशा चाहता था कि मैं लॉन्ग पॉडकास्ट किसे ऐसे साथ करूं जो मुझे लगे कि गेस्ट लगे कि हाँ भाई गेस्ट है कोई, तो सर आपके साथ मुझे फील हुआ आज पूरे बात करके, तो आपका क्या रिव्यू हमारे लिए? मेरी खुशनसीबी है जो आप लोगों ने मुझे इनवाइट अरे किया, सर क्योंकि अच्छा लगा माहौल है, आप यंग जनरेशन है, और
आई विश यू ऑल द बेस्ट, जो भी करो अच्छा करो और ईमानदारी से करो, और बहुत खुशी हुई मुझे यहाँ आके। थैंक यू सर।